हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 की जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसको हल करेंगे। इसमें पाठ 1 है पर्यावरण। इसमें कार्यपत्रक 1 है दक्षता। अपने आसपास प्रदूषण के कारकों का विश्लेषण करते हैं और उन्हें कम करने के उपायों की सूची बनाते हैं कि हमारे आसपास जो प्रदूषण हो रहा है उनके क्या क्या कारक हैं, उनकी सूची बनानी है और उन्हें कम करने के उपाय भी लिखने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वायुमंडल है, ये जैवमंडल है, ये स्थलमंडल है और ये जलमंडल है। तो पर्यावरण से हमारा क्या अभिप्राय है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ पाई जाती है वो सब पर्यावरण में आते हैं। ये जैव घटक भी हो सकते हैं और अजैव घटक भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल कौन से हैं? पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित पर्यावरण के घटकों को प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित प्रकारों में बांटो। तो ये पर्यावरण के घटक दे रखे हैं, ये घटक के प्रकार यहाँ पर लिखने हैं। जैसे जल प्राकृतिक घटक है, उद्योग मानव निर्मित है, वायु प्राकृतिक है, धुआं मानव निर्मित है, वाहन भी मानव निर्मित है, पार्क भी मानव निर्मित है और सड़क मानव निर्मित है और परिवार भी मानव निर्मित है। प्रश्न नंबर 4 है कई मानवीय क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती है, जैसे पेड़ काटना, औद्योगिक अवशिष्ट और गंदगी आदि। आपके अनुसार तालिका 1 में दिए गए कौन से घटक पर्यावरण प्रदूषण को के कारण हो सकते हैं? तो तालिका 1 में देखिए ये दे रखे हैं और इनमें कौन से पर्यावरण प्रदूषण के घटक हो सकते हैं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। तो इनमें से उद्योग जो है वो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, धुआं और गाड़ियाँ ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है उद्योग, धुआं और वाहन। प्रश्न 5 है अपने आसपास के क्षेत्र में कोई एक मानवीय क्रिया ढूंढो जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके कारण भी लिखने और प्रभाव भी लिखने हैं। जैसे कूड़ा जलाना एक मानवीय क्रिया है। कूड़ा जलाते हैं लोग और इसका क्या कारण हो सकता है कि जो कूड़ा होता है वो अपशिष्ट होता है, उसको नष्ट करने के लिए उसको जलाते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है? प्रदूषण होता है उससे। प्रश्न 6 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आएगा 5 जून। हमें पर्यावरण दिवस किस तरह से मनाना चाहिए? हमें वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब पाठ है हमारी पृथ्वी के अंदर, ये है कार्यपत्रक 2 दक्षता। चित्र में पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक परतों, शैलों के प्रकार और वायुमंडल की परतों को पहचानते हैं। मतलब इस पाठ में हम पृथ्वी की आंतरिक परतों को पहचानेंगे, शैलों को और वायुमंडल की परतों को पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक क्रोड तो ये है और ये भूपर्पटी है। इसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटल है और ये क्रोड मेंटल और सीमा, यहाँ पर बाह्य क्रोड। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये क्रोड है, इसमें ये ठोस द्रव भी दे रखे हैं और ये मेंटल दे रखा है और ये भूपर्पटी दे रखी है। यहाँ पर कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर ये सब लिख रखा है। चित्र देखकर बताइए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रचना किस रूप में है? तो आपकी किताब में है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की रचना प्याज की तरह है। जैसे प्याज की बहुत सारी परतें होती हैं उसी तरह से पृथ्वी की भी कई सारी परतें होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है वह पतली ठोस परत जो पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए उसको परपटी बोलते हैं और ये भूमि की परपटी है इसलिए इसको भूपरपटी भी बोल देते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड बोला जाता है। भूपरपटी और आंतरिक क्रोड के मध्य का जो भाग होता है उसको मेंटल कहते हैं। यह सत्य है। यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये ऊपर की लेयर है, ये भूपरपटी है और ये क्रोड है और इसके बीच का हिस्सा जो है ये मेंटल है। प्रश्न 5 है नीचे दिए गए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को पहचान कर इनके नीचे इनके नाम लिखो। ये ऐतिहासिक स्थल है लाल किला जो कि दिल्ली में बना हुआ है, ये ताजमहल है जो कि आगरा में बना हुआ है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लाल किला डैश में स्थित है। यहाँ पर डैश आएगा, डैश तो हमने अपने लिख दिया यहाँ पर दिल्ली और यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। जबकि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है जो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं ऑप्शन और इनमें से हमें छांट कर लिखना है। तो हमने बलुआ पत्थर पहले में भर दिया है और ये दिल्ली भर दिया है, आगरा भर दिया, संगमरमर भी भर दिया है, मुंबई नहीं, कहीं पर नहीं आएगा। चित्र देखकर सामने दिए सेल चक्र को पूरा कीजिए और विभिन्न सेलों के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये यहाँ पर सेल चक्र दे रखा है। ये देखिए मैग्मा है, मैग्मा से आग्नेय सेल बने, आग्नेय सेल से अवसाद बना और फिर उनसे अवसादी सेल बनते हैं, फिर कायंत्रित सेल बनते हैं, फिर ये मैग्मा बनता है। तो इस तरह से ये
सेल चक्र है, तो हमें ये वाला सेल चक्र पूरा करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे आग्नेय सेल, और फिर ये अवसादी सेल, फिर इससे कायंत्रित सेल, फिर ये दोबारा से मैग्मा बन जाता है और आग्नेय सेल बन जाता है। तो ये सेल चक्र इस तरह से पूरा हो जाता है। अब भूगोल की उड़ान कार्यपुस्तिका का पाठ है वायु। इसका कार्यपत्रक 3 है। वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का वर्णन करते हैं। तो ये वायुमंडल दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये नीला एरिया है, ये 21% ऑक्सीजन है। यहाँ पर ये 78% नाइट्रोजन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और 0.93% आर्गन है। और जो और सभी गैसेज बच जाती हैं वो हैं 0.04%। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब इस तरह से घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद है आर्गन 0.93, उसके बाद है अन्य सभी गैसें 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब है वायुमंडल में पाए जाने वाली विभिन्न परतों के नाम बताइए। ये है वायुमंडल की विभिन्न परतें। सबसे नीचे वाली परत जो है शोभमंडल, ये 13 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर समताप मंडल है जो कि 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद है मध्यमंडल जो कि 80 किलोमीटर तक है। मध्यमंडल से बाद में है बाह्य वायुमंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक है। और सबसे ऊपर है ये है बहिर्मंडल जो कि 400 किलोमीटर से ऊपर है। इसके बाद कौन सी वायुमंडलीय परत वायुयानों को उड़ाने में सबसे उपयुक्त है? तो यह समताप मंडल। जो समताप मंडल है उसमें देखिए ये समताप मंडल है, इसमें देखिए ये वायुयान उड़ रहा है। उसके बाद है उचित मिलान कीजिए। ये कॉलम क है, ये कॉलम ख है, इसमें उचित मिलान करना है। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन होती है। और सबसे महत्वपूर्ण परत शोभमंडल है। हरित गृह प्रभाव का कारण कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ओजोन परत में ओजोन गैस होती है। और सबसे ऊपरी परत जो है वो है बहिर्मंडल। वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं, और इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी होती हैं। अब है उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ हमारी बदलती पृथ्वी जो कि कार्यपत्रक 4 है। विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य को विस्तार से बताते हैं। आपदाओं तथा विपत्ति के कारकों पर विचार करते हैं। तो ये देखिए ये भूकंप है, बाढ़ है, और इसके दौरान क्या क्या बचाव किए जाने चाहिए, ये दक्षता है। और इसमें ये चित्र दे रखे हैं। देखिए ये चित्र जो दे रखा है ये भूकंप का चित्र है, और यहाँ पर ये इसमें पानी पानी नज़र आ रहा है तो ये बाढ़ का चित्र है। इसके बाद यहाँ पर आग लगी है, और यहाँ पर ये सुनामी आई हुई है। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और बताइए आप इनमें क्या देख पा रहे हैं। तो हमने पहले चित्र में क्या देखा है? भूकंप। तो यह हमने भूकंप यहाँ लिख दिया है। ख में हमने बाढ़ देखी है, और ग में हमने आग देखी है, और फिर हमने सुनामी देखी है। उसके बाद इनमें जो आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, आग, लीकेज, औद्योगिक आपदा आदि आप देख पा रहे हैं, उनके कारणों के बारे में बताइए। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़, कि प्रकृति को हम बहुत सारे उद्योग बना रहे हैं, मकान वगैरह बना रहे हैं, या पृथ्वी को खोद रहे हैं, तो इनसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण ये आपदाएं आती हैं। वनों को भी काटने से ये आपदाएं आती हैं। वो फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा बना रहे हैं, और हानिकारक गैसें जो हैं उनकी अधिकता हो रही है, तब भी ये आपदाएं आने की संभावना बन रही है। प्रश्न नंबर 3 है, अब इन आपदाओं को मानवीय और प्राकृतिक कारणों के आधार पर छांटिए। मानवीय आपदाएं ये कौन कौन सी? देखिए आग जो है मानवीय आपदा है यहाँ से, और गैस लीकेज भी मानवीय है, और औद्योगिक आपदा भी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप। इसके बाद प्रश्न 4 है, इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की सूची बनाइए। संकेत, अध्यापक विद्यार्थियों को समूह बनाकर अलग अलग आपदा पर लिखने के अवसर दें। अध्यापक विद्यार्थियों को 4 समूह बना देंगे, और किसी को बोलेंगे कि आप बाढ़ पर लिखिए, किसी को बोलेंगे भूकंप पर कुछ लाइनें लिखिए, और किसी को बोलेंगे सुनामी पर लिखिए। तो इस तरह से जो आपदाएं होती हैं उन पर हमें कुछ लाइनें लिखनी है। तो ये देखिए बाढ़ से जान माल की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है, प्रदूषण बढ़ता है, और बीमारियां भी होती हैं। भूकंप से क्या नुकसान होते हैं? घर टूट जाते हैं, ज़मीनों में दरार पड़ जाती हैं, संपत्ति की हानि होती है, नदियाँ और जो नालियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं, और जान माल की हानि भी होती है। इसमें जान और माल की हानि तो सभी आपदाओं में होती है।
अब सुनामी के बारे में अगर लिखते हैं तो जान माल की हानि होती है। जो सुनामी होती है वो समुद्री एरिया में आती है, तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में नुकसान होता है। बंदरगाहें और शहर, कस्बे और इमारतें, बस्तियाँ ये तबाह हो जाती हैं। इसके बाद जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर जान माल की हानि होती है, प्रदूषण भी होता है, संपत्ति की हानि होती है और वहाँ पर बीमारियाँ भी फैलती हैं। उसके बाद है, कल्पना करो अगर स्कूल समय के दौरान भूकंप आ जाए तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। आइए चित्रों के माध्यम से समझें कि भूकंप के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो ये चित्र को देखना है, भूकंप आने पर जो करना चाहिए वहाँ पर सही का निशान लगाना है और नहीं करना चाहिए वहाँ पर कांटे का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए तारों के नीचे ये लड़का खड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कट लगा दिया है। ये आदमी घर के अंदर खड़ा है या फिर लिफ्ट में भी अगर खड़ा है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे भूकंप महसूस हुआ है तो ये लोग बाहर भाग रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए, घर से बाहर सभी को आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आदमी बिल्डिंग से कूद रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये टेबल के नीचे घुस गया है, तो ये ऐसा होना चाहिए। अगर भूकंप आता है तो हम घर के अंदर हैं तो हमें टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। खिड़कियां बंद कर दी हैं और खिड़कियों के पास खड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये बिल्डिंग के सहारे ये लोग खड़े हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो चित्र है उसमें सिर पर हाथ रख रखा है और इस तरह से बैठ गए हैं, तो ऐसा होना चाहिए। इसके बाद ये जो आदमी है ये अपनी गाय को खोलने का प्रयास कर रहा है, तो गाय और पशुओं को खोल देना चाहिए। यहाँ पर गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए एक जगह। अब है उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश। तो इससे पहले वाले हमने पाठ कर लिए हैं, अब हम ये वाला पाठ करते हैं। कार्यपत्रक 5 है, विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के जीवन और भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन में अंतर संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दे रखे हैं, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का चित्र है और ये भी इसी का है। और इसमें क्या पूछा है, दिए गए भारत के मानचित्र पर आप किस जलवायु प्रदेश को देख पा रहे हैं। तो हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जलवायु प्रदेश को देख पा रहे हैं। मैदानी भागों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। कृषि की जाती हैं, व्यापार भी किए जाते हैं, कारखानों में काम भी करते हैं लोग, वहाँ पर सिल्क उत्पादन भी होता है, मछली पालन भी होता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। उसके बाद चित्र में की जाने वाली क्रियाओं का विश्लेषण करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस चित्र में देखिए धान की कृषि हो रही है और इस चित्र में चाय के बागान दिख रखे हैं और आपकी किताब में आसाम के चाय बागान के नाम से ये चित्र है। यहाँ पर क्या है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। उत्तर पूर्वी भारत डैश की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चाय की खेती के लिए। चाय एक पेय फसल है क्योंकि ये पीने के काम आती खाद्यान्न फसल नहीं है। सीढ़ीदार खेती डैश क्षेत्रों में की जाती है, ढलुआ क्षेत्रों में की जाती है। यह किस भौतिक स्वरूप से संबंधित स्थलाकृति का चित्र है। तो ये एक चित्र दे रखा है, तो ये किस से रिलेटेड है। ये देखिए मरुस्थल सूखा सूखा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये सहारा रेगिस्तान का जो मरुद्यान है उसका चित्र ये है। तो ये मरुस्थलीय स्थलाकृति का चित्र है। प्रश्न 8 है, भारत क्षेत्र में पाए जाने वाली इस प्रकार की स्थलाकृति का नाम लिखिए। तो भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है। प्रश्न 9 है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कैक्टस के पौधे मिलते हैं, खजूर और खेजड़ी जैसी जड़ी बूटी वाले पौधे भी मिलते हैं। प्रश्न 10 है, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहते हैं। तो ऊँट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसमें उष्ण और ठंडे मरुस्थलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रखा है सहारा मरुस्थल, और जो ये ठंडा मरुस्थल है ये है लद्दाख। तो यहाँ से हमने उष्ण मरुस्थल का नाम लिख दिया सहारा और जो ठंडा मरुस्थल है वो लिख दिया लद्दाख। प्रश्न 12, किस प्रकार उष्ण और ठंडे मरुस्थल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उष्ण मरुस्थल गर्म होते हैं, अधिक धूप होती है, वहाँ पर रेत भी होता है, सूखा पड़ा रहता है। और जो मरुस्थल होते हैं ज़्यादातर लाल और नारंगी रंग के होते हैं और वहाँ पर जो पशु होते हैं ज़्यादातर ऊँट होते हैं। और ठंडे मरुस्थलों में ठंडी जलवायु होती है, बर्फ़ पड़ी होती है और बर्फ़ या हिम से ढकी हुई ज़मीन होती है और ये सफ़ेद होती हैं या फिर धूसर होती हैं। यहाँ पर याक और भालू ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ तक सभी कार्यपत्रक पूरे होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।